होती क्या है कि जब कोई सार्वजनिक उपक्रम कमजोर पड़ती है और वहां पे कोई प्राइवेट उपक्रम आगे बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ये मनमाना ढंग से भाड़ा तय करेंगे, मनमाना ढंग से लोड ले जाएंगे, मनमाने ढंग से काम करेंगे, और एक का पूरा जो असर पड़ेगा वो आम पब्लिक पे पड़ेगा कि जो आपके गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो महंगे होंगे। और ये हुआ। और आपको पता है कि एक समय ऐसा आया था कि पूरा ट्रांसपोर्ट का 20% पार्ट रेलवे के पास बचा था, कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो, उसकी लेस देन 20% की भागीदारी इंडियन रेलवे के पास थी। तो आपके पास इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सुविधा क्यों? क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी नहीं थी। कारण क्या क्या आया? रिलायबिलिटी खत्म हो गई। यानी कि आज सामान लोड करे 100 क्विंटल 10 तारीख को, अगर ये 2 दिन में पहुंचने वाला है तो 20 दिन बाद पहुंचेगा क्या, इसका कोई गारंटी नहीं था। ये 100 क्विंटल 50 क्विंटल उसको आगे जाके मिलेगा क्या, इसकी भी गारंटी नहीं था। और इसमें कितने बोरे डैमेज मिलेंगे, कितना मटेरियल खराब मिलेगा रेलवे में, इसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। तो जो हमारे आम कस्टमर्स थे वो धीरे धीरे भाग गए, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट ने उन्हें एश्योरेंस दे दिया, उन्हें इंश्योरेंस भी दे दिया। एक तो गुड्स हम सही सलामत पहुंचाएंगे, समय पे पहुंचाएंगे, यानी सही सलामत पहुंचाएंगे, टाइमली पहुंचाएंगे, और अगर रास्ते में कुछ डैमेज होती है तो हम उसका मुआवजा भी देंगे, और सटीक मुआवजा देंगे, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, हम जाके घर पहुंचा के देंगे। तो जो ग्राहक का विश्वास है रोड ट्रांसपोर्ट पे बढ़ी और हमारी रेलवे बहुत पीछे चली गई। तो इन सब चीजों पे अगर बात करें आप, तो आजादी के बाद शुरुआती दौर को अगर छोड़ दें तो पिछले 8-10 वर्ष के सरकारों में, या पिछले 15-20 साल के सरकारों में, 2000 की बात से अगर बात करें, क्योंकि बहुत आंकड़ा या बहुत डाटा देख के मैंने पीपीटी बनाया नहीं, बस एक ऑलमोस्ट जानकारी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए भारतीय रेलवे के पुनरुत्थान के लिए। और भारतीय रेलवे का पुनरुत्थान हुआ, लिए ही नहीं गए, पुनरुत्थान हुआ। आज बताते हुए आपको खुशी होगी, हमें भी बताते हुए खुशी होती है कि कुछ पॉइंट्स जो हम यहां पे लेके आए आपको बताने दिखाने के लिए, उस पॉइंट्स पे अगर आप सोचेंगे तो ये चीजें भारतीय रेलवे में आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। भारत आज भी विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया होता। सबसे पहले भारतीय रेलवे में प्रोजेक्ट यूनिगेज चला। प्रोजेक्ट यूनिगेज मतलब जो था नैरो गेज, यानी कि 4 टाइप के 4 टाइप्स ऑफ गेज जो हमारे पास थे। अब इसके डिमेरिट क्या है? अगर 4 टाइप के गेज आपके पास है तो 4 टाइप की प्रोडक्शन हो रही है और उसकी यूटिलाइजेशन 4 एरिया में लिमिटेड हो रही है। आप नैरो गेज वाले को ब्रॉड गेज पे नहीं चला सकते हैं, ब्रॉड गेज वाले को मीटर गेज में नहीं चला सकते हैं। अब लोड आपके ब्रॉड गेज पे अधिक है तो मीटर गेज के गाड़ियां सड़ रही हैं, बट मेंटेनेंस का खर्चा है। तो ये क्या है कि आपके पास दुकान 15 हो गए, कस्टमर कम हो गए, दुकान आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो बिजनेस लॉस की चीजें हैं। तो ये जो डिफरेंट गेज था उसको प्रोजेक्ट यूनिगेज के तौर पे लाया गया। और आज के समय में बताते हुए खुशी होती है, आप भी जानते हैं कि इंडियन रेलवे कंप्लीटली ब्रॉड गेज पे आ गई है, 1676 प्लस माइनस 3 mm, 1676 mm पे ब्रॉड गेज पे है। चाहे आप नॉर्थ से साउथ तक या ईस्ट से वेस्ट तक चले जाइए, आप जम्मू से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी से गुजरात चले आइए, आपको ब्रॉड गेज का जाल मिलेगा। यानी जम्मू की गाड़ी को गुजरात जाना है, गुजरात की गाड़ी को कन्याकुमारी जाना है, वहां से गुवाहाटी जाना है, जो है भी कन्याकुमारी टू गुवाहाटी विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। इसके पहले हिमसागर थी जम्मू से कन्याकुमारी। तो इनको अब ये तकलीफ नहीं है कि हमें रास्ते में जाके पैसेंजर्स को दूसरी गाड़ी पे बैठाना है, क्योंकि हमारी गाड़ी के लिए आगे गेज नहीं है। तो एक तो ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो बॉगियाज हैं, आपके पास जो ट्रेनें हैं, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है। जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो बाकायदा है कि आपकी बिजनेस बढ़ेगा, पैसेंजर्स की सहूलियत बढ़ेगी, गुड्स का सहूलियत बढ़ेगा, डैमेज कम होंगे और टाइमली पहुंचेगा। तो अभी के समय में आपका उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की तरफ लगभग सब ब्रॉड गेज हैं, सब ब्रॉड गेज हैं। और ये गेज है 1676 की, कुछ हेरिटेज ट्रेनों को छोड़ के, जो पर्यटन की दृष्टि से रखा गया है थोड़े बहुत, उसको छोड़ के सबके सब है। नेक्स्ट थिंग्स जो इन्होंने बढ़ाया, इलेक्ट्रिफिकेशन पे जोर दिया। माननीय मोदी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बने, इनके समय में इलेक्ट्रिफिकेशन पे सबसे अधिक जोर दिया गया, क्योंकि नेट कार्बन जीरो एमिशन की इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम अपने देश में जहां जहां से भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है या और भी समस्याएं क्रिएट हो रही है, उसको कम करें। और उसे कम करने के लिए कमोबेश जो कर सकते हैं हम करें। तो इन्होंने एक सबसे पहला काम क्या करने का कोशिश किया कि रेलवे की 100%
इलेक्ट्रिफिकेशन पे जोर दिया, इसके लिए बजट दी, टारगेट दिया, पूरा होना है, और ये टारगेट 2030 में नेट जीरो का है और लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि 90% से ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। जैसे कि यहाँ पे इनके ऐड है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे इंफ्रा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। यूपी के किसी भी जगह में नॉन आरई रेलवे ट्रैक नहीं है। सेम है बहुत सारे हमारे लिए साउथ ईस्टर्न में ऑलमोस्ट 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। आप लोगों को भी लगभग पता होगा जिनकी जो रेलवे है। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा इन्होंने जोर दिया कि जो डीजल पेट्रोल गाड़ियां हैं इनको ईवी पे कन्वर्ट करने का। ये भी बहुत गडकरी जी के आप भाषण सुनेंगे, स्पीच सुनेंगे, उनकी आइडियोलॉजी सुनेंगे। मुझे तो लगता है कि पूरे मंत्रालय में जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, हम कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, बट जो अच्छा लगता है कि नितिन गडकरी जी की जो पॉलिसियां जब सुनते हैं, कभी मौका मिला उनकी जो मंत्रालय हैं, उनके जो अपने अंडर की चीजें हैं, उनकी अगर पॉलिसी सुनते हैं तो मन को छू जाता है कि इतने अधिक सोचने वाले, इतने साइंटिफिक व्यू से सोचने वाले और इतनी गहराई से आम जनमानस, पर्यावरण और विकास के बारे में सोचने वाले लोग हमारे मंत्रालय में हैं। बहुत कम, वैसे ऐसे तो उनकी बहुत कम स्पीचें आती है, बहुत कम सुनने मिलता है, बट अगर कभी सुनने मिल जाए तो मैं पूरा सुनता हूं। लगता है कि नहीं कोई कुछ आइडिया दे रहा है, यानी कि उनसे कुछ ग्रहण हो जाती है, कुछ नया चीज मिल जाता है आपसे बात करने का या किसी और से बात करने का। ऐसे बाकी तो अभी देख ही रहे थे सांसद का अविश्वास प्रस्ताव, बस कमेंट्री है, लगभग जगह कमेंट्री है, बहुत सारे इधर उधर भी हो गए, तो वो अच्छा नहीं लगता है। एक सही चीज है जो सुनने के लिए मिलती है। तो 100% ब्रॉडगेज में विद्युतीकरण मोदी जी के कार्यकाल में अभी लगभग होने जा रहा है, और ये होने से आपकी नेट जीरो कार्बन इमिशन प्लस स्पीड प्लस रेलवे की बचत, और जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी थी कि बिना डीजल, क्योंकि डीजल पेट्रोल हम मैक्सिमम किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास बहुत कम है, तो उस पर आत्मनिर्भरता भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हम तो बेचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कम नहीं है, चाहे वो हाइडल पावर हो, चाहे वो थर्मल पावर हो, हम तो बेचते हैं। तो हम खुद अपने यहाँ यूटिलाइजेशन करेंगे, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन 70-80% जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल डीजल, हम इंपोर्ट करते हैं, और रेलवे उसका बहुत बड़ा उपभोक्ता है। रेलवे बहुत बड़ा डीजल का उपभोक्ता था, है नहीं, अब था, कम हो रही है। अभी रोड ट्रांसपोर्ट है, अगर पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट से उठ के रेल ट्रांसपोर्ट पे कन्वर्ट होगी